हाय। इट्स वेरी रेयर कि मैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर कोई वीडियो बनाती हूँ। मुझे याद नहीं आता कि मैंने 1-2 से ज़्यादा आज तक कभी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी वीडियो बनाया है। बट फ्रॉम यस्टरडे आई एम जस्ट गेटिंग द पुल कि मैं सैटर्न को लेके एक वीडियो बनाऊँ। सैटर्न एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ सैटर्न। मैंने अपने लाइफ में एस्ट्रोलॉजी को इंक्लूड ही इसलिए किया बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट सिंस माई चाइल्डहुड। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत देखा है एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हुए और डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज़ करते हुए। कभी कुछ काम करता है, कभी कुछ काम नहीं करता है, और मैं हमेशा सोचती रही हूँ कि ऐसा क्यों है। नो डाउट मेरे माइंड में भी यही चीज़ था कि रेमेडीज़ करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। रेमेडीज़ करने से मैं चुटकियों में चीज़ों को ठीक कर सकती हूँ, लाइफ बहुत ईजी हो जाता है और एस्ट्रोलॉजर्स जो है उनके पास हर एक बात का सोल्यूशन होता है। बट आज जब मैं खुद एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, आई कैन टेल यू इट्स अ मिथ। एस्ट्रोलॉजर्स आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू इंटरवेन इन द कार्मिक connections, karmic debts, karmic lessons of any individual. भगवान से ऊपर हम जा नहीं सकते, अल्टीमेटली पावर उनके हाथ में है। और जब वो चाहेंगे आपको किस तरह से कैसे निकालना है वही कर सकते हैं। वी कैन ओनली गाइड, वी कैन ओनली गाइड। रेमेडीज़ को मैं इस तरह से देखती हूँ कि आपकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम हो रही है, इट्स लाइक अ कोई बीमार है आप, और आपने एक मेडिसिन खाया और उसको दबा दिया, बट वो बीमारी आपको हुई क्यों, आपने उस बात का पता ही नहीं लगाया। तो मुझे एस्ट्रोलॉजी से वही समझ में आता है कि आपकी लाइफ में जो भी आज तक आपको मिला है, आपकी कुंडली में जो भी आपको मिला है, जो भी आपको प्रोमिसेस किए गए हैं, जो भी आपको प्रारब्ध मिला है, जो भी आपके लेसन्स हैं, लर्निंग है, पेंडिंग है, वो मिला ही क्यों? वो रूट कॉज क्या है? एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि ये यहाँ पर आया ही क्यों। रेमेडी करके वहाँ पर एक बैंडेज लगा के उसको स्टॉप कर देना इज़ नॉट द सोल्यूशन, बिकॉज वहाँ पर आपके सोल का असेंशन प्रोसेस रुक जाता है, आपके सोल के लर्निंग्स रुक जाते हैं। ड्यूरिंग माई लर्निंग मुझे यही समझ में आया, इट्स नॉट ओनली ऑकल्ट एंड एस्ट्रोलॉजी, बट जब मैं अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करती हूँ, दूसरों की लाइफ को ऑब्जर्व करती हूँ, चार्ट्स को ऑब्जर्व करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनसे समझती हूँ, तो मुझे यही समझ में आता है कि इट कैन बी वेरी ईजी। आप आपको रेमेडी करने की ज़रूरत ही नहीं होती अगर आपको ये समझ में आ जाए कि जो आपको मिला वो क्यों मिला, और उस पर्टिकुलर एरिया के साथ आप खुद को अलाइन कर लें। क्यों मिला होगा? या तो आपका कोई कार्मिक डेब्ट होगा, कुछ होगा जिसको आपको क्लियर करना है, अधूरा छोड़ दिया था आपने, तो उसको पूरा कीजिए। सरेंडर कीजिए खुद को भगवान के पास और कीजिए उसको पूरा। मत जाइए भगवान के अगेंस्ट, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ईजी हो जाएगा लाइफ। एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सरेंडर मोड होना चाहिए। 48 ईयर्स तक जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद मुझे यही समझ में आता है, द मोमेंट वी स्टार्ट लुक एट आवर सेल्व्स एज अ सोल इंस्टेड ऑफ एज अ ह्यूमन बीइंग, और उस सोल के पर्सपेक्टिव से जब अपने आप को हम अपने हॉरोस्कोप से अलाइन करते हैं एंड वी ट्राई टू लर्न द लेसन्स, तो हमारी लाइफ ईजी हो जाती है। इट बिकम्स वेरी ईजी, क्योंकि भगवान का साथ भी वहाँ पे मिलता है। आई ट्रूली बिलीव इट कि भगवान का साथ वहाँ पे मिलता है जहाँ पर हम सरेंडर मोड में उनको बोलते हैं कि चलिए आप बताइए, आप सिखाइए कि आप हमें क्या सिखाना चाहते हो। डोंट गो अगेंस्ट इट, गो विद दैट फ्लो। सो अब आते हैं सैटर्न पे। एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में नोटिस की है, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल, कि आपके आपके मीन्स हम लोग, मेरे साथ तो ऐसा ही है, बाकियों का नहीं पता। मेरे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे पास क्लाइंट्स भी उन्हीं एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्लाइंट्स आते हैं। सो अगर मेरे 48 ईयर्स में से मैं अपने 3 ईयर्स को, शुरुआत के 3 ईयर्स को हटा दूँ, उसके बाद का मुझे पता है, उसके बाद के एक्सपीरियंसेस आई नो, उसके बाद के सारी लाइफ का जो ऑब्जर्वेशन है आई रिमेंबर। तो वो जो जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, मेरे पास क्लाइंट्स मेरे ही एक्सपीरियंस से रिलेटेड आते हैं। सो आई कैन से लाइक दिस कि अगर मैंने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर किया है,
तो मेरे पास स्टूडेंट्स वही आते हैं जिसको उसी सब्जेक्ट में मास्टर करना है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके पास हर तरह के आते हैं, हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं, हर तरह के सोल्यूशन के लिए आते हैं, बट मेरे पास मैंने हमेशा देखा है वही आते हैं जिनका मेरे एक्सपीरियंस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। वो उसी दौर से जा रहे हैं जिससे मैं होकर आ चुकी हूँ, एंड इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर मी देन टू गाइड देम, एस्ट्रोलॉजिकली भी, स्पिरिचुअली भी। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास जो चार्ट्स आए हैं उनमें सब में मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन देखा, दैट इज सैटर्न इन 7th हाउस रेट्रोग्रेड। तो मैं पर्टिकुलरली सैटर्न रेट्रोग्रेड इन 7th हाउस की बात नहीं करूँगी यहाँ पे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि सैटर्न जब आपके चार्ट में कहीं पे बैठे होते हैं वहाँ पर वो क्या फल देते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। मैं सिर्फ बुक की बातें नहीं बता रही हूँ, इट्स माई ओन ऑब्जर्वेशन अपने चार्ट में, दूसरों के चार्ट में, और उनकी दृष्टि जहाँ पे पड़ती है वहाँ पर वो क्या देते हैं। सैटर्न जिस भी घर में बैठे होते हैं वहाँ पर मैंने देखा है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर रेट्रोग्रेड है तो मैं ये कह सकती हूँ कुछ अनफिनिश्ड रहा है जो इस लाइफ टाइम में आपको पूरा करना है। एल्स जहाँ पे सैटर्न बैठे हैं उस घर से रिलेटेड कुछ तो ऐसा है जहाँ पे आपने कंप्लीटली ठीक तरह से उस एरिया को नहीं हैंडल किया था, और इस लाइफ टाइम में सैटर्न वांट्स यू टू हैंडल दैट एरिया अच्छे से, सैटर्न वे में। अच्छे से मतलब ये नहीं कि आप अपने तरीके से कैसे करना चाहते हो, बट इट शुड बी इन सैटर्न वे। सैटर्न खुद कैसे चाहते हैं, जो उनका ट्रेट है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, स्ट्रक्चर्ड, उस तरीके से वो चाहते हैं उस एरिया को अब समझो। दुनिया के दौर में मत भागो, बट समझो कि वहाँ पर क्या है जो आपको एक्चुअल में समझना है। कई बार हम कहते हैं ना सैटर्न यहाँ पे बैठ गया, मैं नहीं कहती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा समझ में आया है कि हमारे इस तरह से एक पर्टिकुलर किसी भी प्लैनेट के किसी हाउस में बैठने से हम कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते, बिकॉज देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स टू चेक। जब मैं सीख रही थी ऐसे बहुत सारे मेरे साथ में थे जिन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला ये यहाँ पर है, दैट मीन्स यही हुआ होगा। बट नो, आज की डेट में मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स टू चेक, वो देखना होता है। मैं कोई बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, आई एम अ लर्नर। मैं आज भी स्टूडेंट हूँ और इस जन्म में मैं स्टूडेंट ही रहूँगी। बट उससे जितना मुझे समझ में आया है यही है कि सैटर्न जब बैठते हैं वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पनिशमेंट देने के लिए बैठे हैं, वहाँ पे वो आपको सिखाने के लिए बैठे हैं। इट्स फॉर योर हाईएस्ट गुड। मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो अब आपको कर्म का फल मिलेगा। इट्स नॉट ओनली कर्म का फल, उसको आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझिए, क्योंकि यहाँ पर वो आपको वो चीज़ सिखा देंगे जो आप नहीं खुद समझ पा रहे हो। ठीक है, पेन मिलेगा, डिलेज होंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगी, बट अल्टीमेटली वो आपको वहाँ पर पहुँचाएंगे जहाँ पे वो खुद आपको देखना चाहते हैं। आपको उस वक्त लग सकता होगा कि पनिशमेंट है, बट इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपका सोल वहाँ पर एलिवेट हो रहा है। अगर आप अवेयर हो गए, आप इतने कॉन्शियस हो गए कि आपने समझ लिया कि यहाँ पर सैटर्न मुझे क्या सिखा रहा है, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। दिस इज़ वॉट आई ऑब्जर्व्ड। बट मोस्टली क्या होता है, लोग डर जाते हैं। मोस्टली होता है लोग समझते पनिशमेंट मिलेगा, ये एरिया तो बहुत ख़राब है। कुछ भी ख़राब नहीं है। इट्स जस्ट इफ़ यू आर ओपन टू लर्न वॉट द प्लानट इज़ ट्राइंग टू टीच यू, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। पेन इज़ ऑल्सो अ वे फॉर द सोल टू असेंड, ये समझिएगा। नाउ सैटर्न जिस भी घर में बैठे हैं वहाँ से जहाँ पे भी उनकी पहली दृष्टि, जिसे हम थर्ड एस्पेक्ट बोलते हैं, जाती है, मैंने ये नोट किया है कि थर्ड एस्पेक्ट जहाँ पे भी पड़ता है ना, उस घर का सुख आपको नहीं मिलता, उस घर से रिलेटेड सुख आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको कमी महसूस होती रहेगी हमेशा। बट उस कमी में भी अगेन देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। शायद जो कमी जो चाहते आप हैं वहाँ से, उस घर से, वो आपके अंदर पोटेंशियल है, और आपके उस पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए वो उस पर्टिकुलर एरिया को बंद कर देंगे कि यहाँ से तुम्हें नहीं मिलेगा, खुद करो। और आप वहाँ पर
धीरे धीरे उस एरिया के लिए ना इतने रिस्पॉन्सिबल, इतना ग्रो कर जाएंगे ना, आपको खुद भी समझ में आएगा ये कितना ग्रोथ आ गया मुझ में, अनएक्सपेक्टेड। बट उसके लिए अगेन आपको खुद को ओपन रखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई इतना मेरे ऊपर बर्डन है, इतना मेरे ऊपर बैगेज है, इतना कुछ मेरे ऊपर डाल दिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी जगह आपने उसको एज अ चैलेंज लिया, एज अ लर्निंग लिया, लाइफ विल बी ईजी। तो वहाँ पे वो कमी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास लास्ट 2-3 दिन में जो चार्ट्स आए, 7th हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं रेट्रोग्रेड, और उनकी दृष्टि पड़ रही है, फर्स्ट दृष्टि थर्ड एस्पेक्ट क्या, कौन से हाउस में, 9th हाउस में। सो मैंने जब क्लाइंट से पूछा कि फादर का सुख मिला आपको, द क्लाइंट सेड कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, अब तो वो नहीं रहे। तो मैंने कहा प्यार करना इज़ डिफरेंट, बट एक फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या वो निभा पाए हैं, क्या आपको उनका सुख मिला? एंड द क्लाइंट सेड नो, इफ़ दिस इज़ व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, तो नहीं मिला, क्योंकि सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि वो नहीं कर पाए। इट्स नॉट दैट पर्सन वॉज नॉट विलिंग टू डू, क्योंकि सैटर्न चाहते थे, जो भी मेरे क्लाइंट हैं उनको वहाँ की मैच्योरिटी देना, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाना। तो उन्होंने वो वाला बर्डन, वो वाला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फादर की थी, उसके ही कंधों पे डाल दी। सो बहुत कम एज में वो मैच्योर हो गई। सो जहाँ पे सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट है, वहाँ का सुख नहीं मिलता। और ये 1-2 चार्ट में नहीं, मैंने बहुत चार्ट्स में देखे हैं, वहाँ का सुख नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे कमी रहेगी। नाउ कम्स टू द 7th एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, डायरेक्ट जहाँ पे भी सैटर्न बैठे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट वाले हाउस में जब वो देखते हैं, वहाँ पर वो चाहते हैं कि आप उस एरिया को, उस डोमेन को प्रायोरिटाइज करें। और आप देखोगे कि आप उस पर्टिकुलर एरिया को ना नेचुरली आप इग्नोर करते हो, आपके नेचर में ही है उस पर्टिकुलर एरिया को इग्नोर करना। बट वहाँ पर सैटर्न क्या चाहते हैं कि आप उस पर्टिकुलर एरिया को प्रायोरिटाइज करो, इग्नोर मत करो। और आपके नेचर में होगा कि नहीं मैं इग्नोर करूँ उसको, मतलब आप उसको ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर भी नहीं। इट्स नॉट दैट यू आर डूइंग इट इंटेंशनली, बट वो आपके नेचर में ही नहीं है उस जगह को, उस पर्टिकुलर एरिया पे ध्यान देना। बट सैटर्न चाहते हैं कि नहीं भाई, आप तो यहाँ पर ध्यान दो, इस जगह को प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि यहाँ पर आपका लेसन है, यहाँ से आपको सीखना है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। Even if you are feeling uncomfortable in that particular domain of life, still you have to prioritize that area. और अगर बाई चांस वो आपके फर्स्ट हाउस से ही रिलेट कर गया, दैट मीन्स आप अपने आप को ही प्रायोरिटाइज नहीं करते। और सैटर्न चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। सो इन लास्ट वही 2-3 डेज में 2-3 चार्ट्स देखे मैंने, सबका बिल्कुल सिमिलर चल रहा था। एंड ये ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली द 1-7 एग्जिस्ट सैटर्न में, ये दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, दूसरे कभी भी खुश नहीं होते, और ये अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते। तो बाय हुक एंड क्रूक सैटर्न हमेशा चाहते रहेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए कि अपने आप को करो, आ जाओ अपने जोन में आओ, खुद को प्रायोरिटाइज करो। एंड टू डू दैट, 1-7 एग्जिस्ट में है तो आपकी लाइफ पार्टनर से आपको ह्यूमिलिएशन मिलेगा। और इंस्टेड ऑफ उस बात को समझने के लिए कि यहाँ पर मुझे क्या सिखाया जा रहा है कि दैट यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, ब्लेमिंग गेम आ जाता है कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है। वो इंसान आपके साथ कर ही इसलिए रहा है क्योंकि वो आपको सिखाना यही चाहता है कि खुद को प्रायोरिटी दो, लव योर सेल्फ, अपने आप को जानो समझो, अपने आप को इतना छोटा मत करो, अपनी वैल्यू को समझो, अपने आप को एक्सप्लोर करो। ये तब है जब फर्स्ट हाउस के साथ आपका कांटेक्ट बन जाता है, 7th हाउस का, और सैटर्न 1-7 एग्जिस्ट में है। ऐसे ही दूसरे हाउस के साथ है कि जिस एरिया में सैटर्न अपनी 7th दृष्टि डाल रहे हैं, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ है जिसको आपको प्रायोरिटाइज करना है। ये मैं बेसिक बता रही हूँ, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लाइक सैटर्न के साथ कौन बैठा है, जिस घर में सैटर्न की दृष्टि जा रही है वहाँ पर कौन बैठा है, वो बातें भी हैं। बट आई एम टेलिंग द बेसिक, जब सैटर्न बैठे हैं और उनकी दृष्टि जा रही है। अब आते हैं सैटर्न की 10th दृष्टि, 10वीं दृष्टि।
जहाँ पर उनकी 10वीं दृष्टि होती है, वहाँ पर मैंने देखा है सैटर्न वांट्स यू कि उस डोमेन को ना आप उस डोमेन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल बन जाओ, केयर इट लाइक अ चाइल्ड। वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। हो सकता है वो ऐसा डोमेन है या वो हाउस है जहाँ पर आपको ह्यूमिलेशन भी मिलेगा, जहाँ पर आपको मिसअंडरस्टूड भी किया जाएगा, जहाँ पर आपको कभी भी देखा ही नहीं जाएगा। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, बट स्टिल आपको उस पर्टिकुलर एरिया को एक बच्चे की तरह केयर करना है। इन दिस वे सैटर्न एक्चुअली वांट्स टू टीच यू हम्बलनेस। आप मान लीजिए कोई आपको ह्यूमिलेट कर रहा है, एंड हो सकता है आपकी जॉब में आपको देखा ही नहीं जाता, आप चाहे कितना भी काम कर लो, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता, बट स्टिल आप अपने काम से पीछे नहीं हटोगे। डू इट एनी वे। वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, छोड़ना, ऐसे ही काम कर देते हैं। नहीं, बी हम्बल इनफ, बी लॉयल इनफ कि आप अपना काम पूरा करो, अपने कर्म से पीछे नहीं हटोगे। टेक केयर ऑफ योर कर्मा। जहाँ पे भी सैटर्न की 10th दृष्टि 10th आस्पेक्ट जाता है, वहाँ पर आपको एक छोटे बच्चे की तरह उस जगह की केयर करनी है। छोटे बच्चे को आप क्या करते हो? अगर वो आपके साथ, आपको मान लीजिए आपका बाल पकड़ के खींचा, आप क्या करते हो? उसको मारते हो नहीं ना, जस्ट नो बच्चा है। सो आपको उस तरह का माइंडसेट वहाँ पे रखना है, हर उस जगह का, उस स्पेसिफिक एरिया का टेक केयर करना है। इसका किसी भी बुक से जो मैंने पढ़ा उससे लेना देना कुछ नहीं है। दिस इज़ माय ओन ऑब्जर्वेशन। जब मैंने चार्ट्स को देखा और सोल लेवल पे मैंने बातों को समझने की कोशिश की, क्लाइंट से बात की और उनकी लाइफ को समझा, तो मुझे ये बातें समझ में आई। वहाँ पे पैटर्न्स दिखे और उन पैटर्न से निकलने का मुझे यही रास्ता दिखा कि गो टू द रूट। रूट में जाओ, रेमेडीज करके उसको बंद मत करो, बट ट्राई टू फाइंड आउट कि वहाँ पे लेसन क्या है एंड लर्न द लेसन। द मोमेंट यू लर्न द लेसन, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आधी वहीं पे सॉल्व हो जाती है। भगवान आपके लिए हेल्प भेज देते हैं, एंड आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मेनी ऑफ यू।